राजेंद्र कुमार, जैसा कि आप सामने तस्वीरें देख रहे हैं, हमारे बीच में एडवोकेट सोनिया तंवर जी हैं, जो कि दलित महिला के एक पहचान जो है करनाल के अंदर दिखाई देती है। आज दलित नेता के रूप में जिस तरीके से उभार हो रहा है सोनिया तंवर जी का, आज हम उनसे ही बातचीत करने का प्रयास करेंगे कि आने वाले लोकसभा चुनाव में सोनिया तंवर जी क्यों चुनाव मैदान में उतरना चाहती है। तो आइए बातचीत करते हैं। सोनिया जी नमस्कार। आपका बहुत-बहुत नमस्कार। और राजेंद्र जी, मैं सबसे पहले आपको ये बताना चाहती हूँ कि मैं दलित नहीं हूँ जी। और ना मैं दलित नेता बनना चाहती हूँ, क्योंकि मेरा समाज दलित नहीं है। नहीं, आपका समाज दलित नहीं है, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है क्योंकि एक पहचान आपने समाज के लिए, दलित समाज के लिए काफ़ी लड़ाइयाँ भी लड़ी है, संघर्ष भी करा है, तो आपको लगता नहीं है कि जो दलित समाज है, वो आपके साथ है? मैंने अधिकतर काम जो है वो एससी समाज के लिए किया। मैंने दलित समाज के लिए कभी कोई काम नहीं किया और मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता कि मेरे समाज को कोई दलित कहे। मुझे इस वर्ड से बहुत ज़्यादा नफ़रत है, क्योंकि ये वर्ड वो लोग इस्तेमाल करते हैं जो अक्सर हमारा हक खा गए, जो हमारे आरक्षण के दम पर राजनीति में अपनी पकड़ बना गए, बड़े-बड़े पदों पर जाकर बैठ गए और वो हमें हमारे मंच पर आकर ये बता के जाते हैं कि हम दलित समाज के लोग हैं। तो दैट्स व्हाई हम इस वर्ड को खत्म करना चाहते हैं और इट इज टू बी माय रिक्वेस्ट कि आप भी प्लीज मुझे दलित ना बोले, आप मुझे एससी बोले, मुझे कोई आपत्ति नहीं है। ऐसे जो है। अच्छा, सबसे बड़ी बात ये है कि लोकसभा चुनाव हैं और लोकसभा चुनाव में आप भी जो है चुनाव मैदान में उतर रही हैं, तो 2 बड़े नेताओं की जहाँ पर फाइट है, जैसे भाजपा से संबंधित समझ ले, कांग्रेस से संबंधित समझ ले, ऐसे में आप अपने आप को कैसे सक्षम समझ सकते हैं? सक्षम ये है सर कि उन लोगों को लोगों ने मौका दिया, मतलब जो कांग्रेस से मनोहर लाल खट्टर जी हैं और कांग्रेस से जो भी प्रत्याशी आएंगे उनको हमारे लोगों ने मौका दे चुके हैं। जी। वो लोगों के पास कंपैरिजन है कि अब हमें इससे बेहतर चाहिए और मुझे ऐसा लगता है कि मैं उनसे बेहतर रिजल्ट दे सकती हूँ, क्योंकि मैं बगैर किसी पावर में होते हुए भी मैंने लोगों की बहुत मदद करी है, हमेशा उनके साथ मैं खड़ी रही हूँ, हमेशा ही हम लोगों ने उनको एक पॉजिटिव थॉट देने की कोशिश करी है और एक रिजल्ट वाली चीज देने की कोशिश करी है, हवा में तीर मारने वाली बात कभी नहीं करी। तो जो समाज है वो सबसे ज़्यादा अशिक्षित है, उस अशिक्षित समाज को आप कैसे जो है अपना दायित्व निभा करके जो है जनता के बीच में एक पहचान बना सकते हैं? देखिए, सरकार ने कोई भी सरकार होती है उसमें चाहे कांग्रेस हो चाहे बीजेपी हो, उन लोगों के पास मुद्दे हमेशा शिक्षा, स्वास्थ्य और बिजली पानी, यही सब मुद्दे होते हैं, लेकिन वो अपने मुद्दों से हमेशा ही अटके रहते हैं। शिक्षा की बात करेंगे, सरकारी स्कूल बंद करेंगे, अस्पताल बनाएंगे, बिल्डिंग बनाएंगे, पर डॉक्टर नहीं देंगे जी। बिजली पानी सब प्राइवेट कर देंगे, रिचार्ज के तरीके से तो बिल भरने पड़ते हैं कि रिचार्ज कराओ, इस तरीके का सिस्टम है। हम लोग, जबकि हमारे एक किसी भी व्यक्ति के जीवन में और किसी भी सरकार की जरूरत क्यों पड़ती है, वो इसीलिए पड़ती है कि वो अपने देश की जनता के लिए कम से कम स्वास्थ्य संबंधी चीजें तो मुफ्त में उपलब्ध कराएं। हम टैक्स भर क्यों रहे हैं, मेरे को तो ये नहीं समझ में आता। आप और मैं टैक्स भरते हैं, क्यों भर रहे हैं? सरकार को देने का हमारा क्या औचित्य है जब सरकार हमें कोई बेनिफिट ही नहीं दे रही? आज अगर मैं ये कहूं कि मेरे को पाकिस्तान से खतरा है, मेरे को करनाल में बैठ के क्या पाकिस्तान से खतरा है और मुझे क्यों उनसे इस बात में लड़ाई लड़नी है? मुद्दा पाकिस्तान से हमें खतरा इस बात का है कि वो हमारे देश के ऊपर कब्जा ना कर ले। उसके लिए हमने एक बहुत बेहतरीन आर्मी, एक बहुत बेहतरीन टुकड़ी हम लोगों ने देश की वहां पर रखी हुई है, जो कि देश के लिए बहुत बेहतरीन काम करिए। उनको सुविधाएं उपलब्ध कराओ। आप उसको मुद्दा बना रहे हो देश के चुनाव में। आई एम नॉट इंटरेस्टेड, मेरे को कोई मतलब नहीं है उस बात से। आज मैं आपको बता दूं, मेरे लोग जो संविधान को बहुत ज्यादा मानते हैं, खासकर मैं अपने समाज की बात कर रही हूं, उन लोगों को बाबा साहब अंबेडकर के संविधान और बाबा साहब अंबेडकर वर्ड से इतना प्यार है कि अगर आप उनको जाकर ये कहेंगे कि देश संविधान खतरे में है, तो बहुत सारे लोग आंख बंद करके उस व्यक्ति के पीछे चल पड़ते हैं जी। और इसी का कारण है कि आज एक भी राजनीतिक पार्टी ऐसी नहीं जिसके मंच के ऊपर, जिसके बैनर के ऊपर बाबा साहब अंबेडकर की फोटो ना लगी हो। क्यों वो फोटो लगी है, आज मेरे समाज को ये समझने की जरूरत है। वो फोटो इसलिए लगी है क्योंकि हमारी संख्या ज्यादा है, हमारी संख्या ज्यादा है, इसलिए हमारा इस्तेमाल किया जा रहा है। लेकिन हम भोले हैं, हम लोग थोड़े कम शिक्षित हैं, इसलिए वो लोग हमारा बेनिफिट उठाते हैं, हमें ये बता रहे हैं। मैं आपको बता दूं, अभी अभी बाबा साहब अंबेडकर की जयंती गई। हाँ जी,
बहुत सारे प्रोग्राम्स में हम गए, हर जगह पर कांग्रेस के भी, बीजेपी के भी, बहुजन समाज पार्टी के भी, जेजेपी, इनेलो, आम आदमी पार्टी, हर पार्टी का नेता गया मंच के ऊपर। उन्होंने बाबा साहब अम्बेडकर जयंती का क्या नाम है, बधाई भी दी, और साथ में एक बात उन्होंने अपने चुनाव से संबंधित ये बोली कि हमारा देश का जो संविधान है वो खतरे में है। कांग्रेस वाला भी यही कह रहा है, बीजेपी वाला भी यही कह रहा है, इनेलो वाला भी यही कह रहा है, सब यही कह रहे हैं, लेकिन कोई ये नहीं बता रहा कि खतरा है किस चीज से। कोई ये नहीं बता रहा। क्या कांग्रेस पार्टी के राज में संविधान में संशोधन नहीं हुए? मैं आज इस देश की सरकार से यह जानना चाहती हूँ, देश की सरकार की जनता से जानना चाहती हूँ। सरकारों से तो हम पीड़ित हैं, तभी तो हम लोग आगे आए हैं। अगर सरकार बेहतर काम करती तो शायद मुझे जरूरत ही नहीं पड़ती। तो लोकसभा का जब चुनाव होगा तो आप भी किसी ना किसी पार्टी, पक्ष और विपक्ष, दो हमारे देश के मुद्दे हैं जहां पर एक तरफ जो है समाज धार्मिक विचारधाराओं को लेकर के कहा गया है, दूसरी तरफ जो है सामाजिक शिक्षा रोजगार को लेकर के कहा गया है। तो कहीं ना कहीं तो आपको अपनी विचारधारा बनानी पड़ेगी। मेरी विचारधारा, तो आप जब संसद में जाएंगे तो कहीं ना कहीं तो आपको अपनी आवाज उठानी पड़ेगी। तो ऐसा कैसे आप समाज को जोड़ सकेंगे? मैं समाज को जोड़ने के लिए हर संभव प्रयास कर रही हूँ, पहले भी कर रही थी, और देश की जनता को ये बताना चाहती हूँ कि हम वर्क करेंगे गति के लिए। एक महिला की गति कैसे हो? बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा देने से बेटी तो बचने वाली नहीं है। और जो लोग इस बात को नेगेटिव वे में लेते हैं कि बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, उससे भी नहीं बढ़ेगी। जो विपक्ष बार बार इस बात का टॉर्चर करता है बीजेपी को कि भाई इन्होंने नारा दिया था, भाई नारा देने से भी नहीं बचती और नारा का जुलूस लगाने से भी बेटियां नहीं बचती। बेटियों को बचाने के लिए दोनों ने कराया क्या, ये बताओ? बेटियों को जागरूक करने के लिए क्या किया, ये बताओ? मैं, अगर मुझे मौका मिलता है सांसद बनने का, तो मैं अपने निजी कोष से ये पूरा प्रयास करूंगी कि हम जो लड़कियां कम से कम 12th से लेकर BA तक की जो एजुकेशन ले रहे हैं, उनके लिए हम एक ऐसा कोचिंग इंस्टीट्यूट बनाएं, या उनके स्कूल कॉलेज में हम कोई ऐसा पीरियड लगाएं जिसमें उनको मेंटली डिप्रेशन से निकलने का मौका मिले। क्योंकि हर वो लड़की जो घर से बाहर निकलकर कॉलेज जाती है, स्कूल जाती है, उसके बहुत सारे सवाल होते हैं, ना चाहकर भी वो ना अपने टीचर से पूछ पाती है, ना वो कि पेरेंट्स से पूछ पाती है, और वो फंस जाती है बुरी तरीके से। जब फंस जाती है तो फिर उसके पास कोई ऑप्शन ही नहीं बचता है। लोकसभा चुनाव के अंदर जो है बड़ा पेचीदा चुनाव है, धन बल के साथ में कहा जाता है कि साम दाम दंड भेद जो है वो चारों नीतियां अपनाई जाती हैं। तो ऐसे में आप, क्योंकि एक बड़े बजट का चुनाव होगा, तो ऐसे में मुख्यमंत्री, यहाँ से पूर्व मुख्यमंत्री चुनाव लड़ेंगे, तो आप अपने आप को वहां पर कैसे सक्षम बना पाएंगे? क्या आप चुनाव पूरी तरीके से सक्षम होकर लड़ पाएंगे या नहीं लड़ पाएंगे? देखिए, सक्षम होने की बात, मेरे पास मेरी कलम की पावर पूरी है, मेरी शिक्षा की पावर पूरी है। फाइनेंशियल सपोर्ट की बात रही तो मेरा संगठन और प्लस में मेरा जो समाज है, वो लोग हमेशा ही हमारे जैसे बच्चों की मदद करते रहे हैं। मान्यवर साहब कांशीराम जी का नाम आपने सुना होगा। जब उन्होंने अपना पहला चुनाव लड़ा था तो वो ऐसे दरी बिछाकर बैठ गए थे अपने घर के बाहर, और उन्होंने लोगों से चंदा इकट्ठा किया था कि भाई मेरे को फॉर्म भरना है लोकसभा चुनाव का, तो मुझे 500 रुपए दे दीजिए। और सारा दिन में मान्यवर साहब कांशीराम जी 700 रुपए ही जोड़ पाए थे, और उस 700 रुपए से उन्होंने 500 रुपए का अपना नॉमिनेशन भरा और 200 रुपए की वो साइकिल लेकर आए, और उन्होंने 32,000 वोट लिए। आज मेरे पास शिक्षा भी है, मेरे पास गाड़ी भी है, मैं फाइनेंशियली भी मैं अपने आप को इतना कमजोर नहीं मानती हूँ कि मैं किसी भी, मतलब मेरे पास प्रत्याशी से कम रहेंगे। हाँ, मैं मानती हूँ इस बात से, मैं उनसे बहुत ज्यादा तो नहीं, लेकिन मैं उनसे कम नहीं समझ सकती अपने आप को फाइनेंशियल में। पेरेंट्स हैं, सपोर्ट है, संगठन है, भाईचारा है, और आप जैसे भाई हैं, और ये जो पब्लिक जो देख रही है, इनसे भी पैसे मांगेंगे। भाई इतना भी नहीं है कि मैं इनकी तरह आग लगा दूं, लेकिन इतना भी नहीं है कि मैं घर से निकल भी ना पाऊं। यानी कि जनता का सपोर्ट और वोट और जो है वो आपको पूरी तरीके से लोगों से मिलने वाला है आपको? नहीं सर, मुझे उम्मीद है कि मुझे मिलने वाला है, और न्यू जनरेशन को लेकर, न्यू थॉट्स को लेकर पब्लिक चाहती है। मैं लोगों को सिर्फ एक ही बात समझाना चाहती हूँ कि बहुत लंबे समय से राजनीति को आप लोग भी देखते आए हैं, हम लोग भी देख रहे हैं। पर्टिकुलर एक राजनीति चल रही है कि एक व्यक्ति को मौका मिल गया, दोबारा उसी को, फिर उसको, फिर उसको, फिर उसके बेटे को। एक परिवारवाद की राजनीति चल रही है। मेरे बाप ने नौकरी करी, मेरे बाप को, उनके बाप को, उनके बाप को, हमारे को राजनीति का कोई एक्सपीरियंस नहीं है, बट वी आर ट्राइंग कि हम कुछ बेहतर कर पाएं। समय के साथ सोच की चेंज करने की जरूरत है। मैंने पहले भी कहा है, मैं आज भी कह रही हूँ, जो क्रांति मेरे में आज इस उम्र में है, शायद हो सकता है कि 10 साल के बाद वो समाप्त हो जाए। मैं
जोश से काम नहीं कर सकती हूँ। जिस व्यक्ति को उठाने में 4 आदमी चाहिए, बिठाने में 4 आदमी चाहिए, गाड़ी में बिठाने में 4 आदमी चाहिए, उतार के लाने में 4 आदमी चाहिए, वो अगर आज ये कह रहा है कि मैं सांसद बनूंगा, तो फिर इस बात के मैं समर्थन में नहीं। फिर वो जी, मैं एक चीज और भी जानना चाहूंगा कि जिस और कौन समाज जो है आप लोगों को कोऑपरेट भी कर रहा है? देखो, इससे पहले वहां पर हर जगह पर ब्राह्मण एक वो रहा कंपैरिजनली कि वो लोग ज्यादा इलेक्शन उन्होंने फाइट किया, बिकॉज ऑफ दैट कि उनकी सोच थी कि हमें राजनीति में मजबूत होना है। हमारा समाज कहीं ना कहीं फाइनेंशियली, शिक्षा में और मानसिक तौर पर कहीं ना कहीं इस बात से सेटअप नहीं कर पा रहा था कि हमें राजनीति में उतरना चाहिए। और जर्नल मतलब ओपन सीट पर तो मतलब ही नहीं जी। रिजर्व सीट पे तो अगर आप जाओगे तो एक एक पार्टी के 200 कैंडिडेट्स मिलेंगे आपको, जो ये कह रहे हैं कि भाई मैं भावी उम्मीदवार बनने को तैयार हूं। लेकिन अगर बात करें ओपन सीट की, तो अगर एक करनाल लोकसभा से या कुरुक्षेत्र लोकसभा से एक भी ओपन सीट से एससी कैंडिडेट सामने आ जाए, तो शायद मुझे नहीं लगता, पहली बात तो कोई है, और हो तो बहुत बड़ी बात है। सोनिया जी, सबसे बड़ी एक चीज मैं आपकी बात काट रही हूँ, मेरे समाज ने पिछले काफी सालों से बहुत मेहनत करी है अपनी मानसिक सोच बदलने की। अब उनकी सोच बदली है, उनकी सोच बदली, उनकी सोच के साथ मैच करते हुए मैंने अपनी सोच बदली, तब जाके मैं ये हौसला दिखा पाई, क्योंकि उन्होंने मुझे सपोर्ट किया और मैं इतनी हिम्मत दिखा पा रही हूँ कि मैं ओपन सीट पर चुनाव लड़ने का प्रयास कर रही हूँ। मैं यही जानना चाहूंगा कि ये सीट जो है जनरल है, तो ऐसे में आपने जनरल सीट पर चुनाव लड़ने की कैसे हिम्मत दिखाई? देखिए, बाबा साहब अंबेडकर ने मेरी कम्युनिटी के लोगों को 2 अधिकार दिए, एक वो जनरल सीट पे भी लड़ सकते हैं, एक वो सामान्य सॉरी एससी सीट से भी लड़ सकते हैं। लेकिन हमारे लोग हर बार एससी सीट पे ही लड़ते रहे, और हमें, जबकि वो एससी जो रिजर्वेशन जो सीट्स थी वो हमें वहां पर दी गई जहां हमारी संख्या कम थी जी, वो हमें वो दी गई। लेकिन अगर आप हरियाणा और करनाल और पानीपत की अगर बात करेंगे, 4.5 लाख से ज्यादा की जो जनसंख्या है वो एससी समाज की है। उसके अतिरिक्त भी बहुत सारे लोग हैं जिनका हम लोग सपोर्ट करते हैं, जो हमारा सपोर्ट करते हैं। अच्छा, और ओपन सीट से आना हमारा अधिकार है। हमें बार बार मंचों पर सभी पार्टियों के लोग ये बता के जाते हैं बाबा साहब अंबेडकर हमारे हैं, संविधान हमारा है। तो भाई मैं भी समस्त देशवासियों को ये बताना चाहती हूँ कि मैं इस देश की बेटी हूँ, हरियाणा की बेटी हूँ, करनाल की बेटी हूँ, और फिर बेटी हूँ तो कहीं से भी लड़ सकते हैं। अच्छा, एक चीज और भी है कि हरियाणा प्रदेश के अंदर कुछ आप जानते भी होंगे कि पीछे जो है किसानों की लड़ाई थी और किसान काफी नाराज थे एमएसपी को लेकर के। तो ऐसे में किसानों के हित के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? किसानों की जब लड़ाई हुई थी, किसानों का जब आंदोलन हरियाणा के करनाल में जब एंट्री हुआ था, तो गुरनाम सिंह चडूनी जी के साथ हम लोगों ने यहाँ से एंट्रेंस ली थी, और हमने अपनी एक सक्रिय भूमिका करनाल के बस्ताड़ा टोल प्लाजा पर निभाई। और क्योंकि हमारे पास कोई ऐसी एग्रीकल्चर लैंड नहीं थी, तो हम लोग उनके दर्द को इतना तो नहीं समझ पाए जितना उनके ऊपर बीत रहा था, लेकिन ये जरूर समझ पा रहे थे कि अगर इनको रेट नहीं मिला तो हमें बहुत ज्यादा बढ़कर मिलने वाला है। लोकसभा सीट पर आपको अपनी क्या उम्मीद है? मुझे उम्मीद ये है कि लोग मुझे सपोर्ट करेंगे, प्यार करेंगे, और उम्मीद तो जीतने की है, और उम्मीद जीतने की है, यानी कि चुनाव जो है पूरी तरीके से लड़ेंगे। अच्छा, कई बार चुनाव के अंदर आप भी जानते हैं कि दबदबा होता है, दबाया जाता है, बहुत सारे जो है सोर्स लड़ा करके मने भी करने का जो प्रयास किया जाता है। तो ऐसे में क्या आप उनकी बात मानेंगे, या जो आपने चुनाव मैदान में जंग लड़ने की जो बात करी है, तो क्या वो आखिरी दम तक आप लड़ाई लड़ेंगे या नहीं लड़ेंगे? मेरा ये सवाल और भी है। सर, मेरा एक थोड़ा सा हिस्ट्री रहा है। मैंने जब जिस मुद्दे के ऊपर आवाज उठाई है, मैं कभी रिजल्ट ले बगैर वापस नहीं मुड़ी। और आज रोड पे चलता हर एक व्यक्ति इस बात को जानता है कि सोनिया बहुत जिद्दी है, और ये जिस काम को ठान लेती है उसको पूरा कर छोड़ती है। मुझे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि मुझे कितने वोट आएंगे, लेकिन इस बात से बहुत ज्यादा फर्क पड़ता है कि मैं उन लोगों को टक्कर देने के लिए जा रही हूं जो शायद ऐतिहासिक होने जा रहा है। एक महिला, एक एससी महिला एक ओपन सीट से लड़ रही है, बहुत बड़ी बात है। अगर मेरे समाज में, अगर इस समाज में और इस समाज की सोच में अगर 20% भी मैं चेंज कर पाई, तो मैं अपने आप को जीत महसूस करूंगी। अच्छा सोनिया जी, कभी आपने सोचा था कि मैं चुनाव लड़ूंगी, लोकसभा का चुनाव लड़ने का मूड बनाया, या अचानक ये जो है जंगे मैदान में आप कैसे कूद गए? नहीं,
मैं आपको बताती हूँ कि 2018 से पहले मेरा ऐसा कोई विचार नहीं था कि मैं चुनाव लड़ूंगी, लेकिन 2018 में मैंने एक एमसी का चुनाव लड़ा था जो कि मैं हार गई थी। और उसके बाद मैं एक सोशल एक्टिविस्ट बन गई, जैसे जैसे लोगों से मिलना हुआ। लेकिन लोग अक्सर मुझे ये कहते थे कि ये करेगी तो जरूर कुछ बड़ा ही करेगी। मुझे बहुत सारे लोगों ने बार का चुनाव लड़ने के लिए भी बोला, मैं एक एडवोकेट हूँ, बोला भाई बार का ज्वाइंट सेक्रेटरी का चुनाव लड़ ले। मेरी हमेशा से ये ख्वाहिश थी कि सर अगर आप लड़ाना चाहते तो मेरे को प्रधान का चुनाव लड़ाओ, मैं ज्वाइंट सेक्रेटरी का चुनाव नहीं लड़ना चाहती हूँ। और मुझे आज बहुत खुशी है कि मैं इस देश का सबसे बड़ा चुनाव लड़ने तो जा रही हूँ। सोनिया तंवर जी को एडवोकेट के नाम से जाना जाएगा, एक नेता के रूप में जाना जाएगा? मेरी अपनी एक पहचान है, लोग मुझे मेरे शब्दों से ज्यादा पहचानते हैं, मेरी मतलब मेरे गेटअप से ज्यादा पहचानते हैं। और लोग मैंने बहुत बार देखा है कि मैं किसी के पीछे खड़ी होकर भी बोलती हूँ तो लोग पलट के कहते हैं सोनिया सोनिया क्या है क्या, तो वो लोग मुझे मेरी भाषा से भी पहचानते हैं। चलते चलते हमारे दर्शकों को कुछ कहना चाहेंगे? भाई मैं राजेंद्र जी का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ, इनके चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और इस लोकसभा चुनाव में एक वोट संविधान के नाम पर देनी है। संविधान मेरे लिए भी जरूरी है, इनके लिए भी जरूरी है और आपके लिए भी जरूरी है। वो लोग जो अक्सर आपको मंच पर चढ़कर ये कहेंगे कि संविधान बदल रहा है, लेकिन सत्ता में बैठकर भी रत्ती भर भी उसके बचाने के लिए काम नहीं करेंगे, तो ये बात सोचने की है कि हम आखिर में साथ किसका दें। तो जी अमित तंवर जी, मैं जानना चाहूंगा कि आज जो है कैसी प्रसन्नता हो रही है कि सोनिया जी जो है लोकसभा चुनाव लड़ने के लिए जा रही हैं। एक करनाल सिटी के अंदर एक पहचान जो किस रूप में आप कहना चाहेंगे, क्या कहना चाहेंगे आप उनके लिए? देखिए, हम एक संगठन चलाते हैं जिसका नाम ऐसी खाप महापंचायत है, और हमारी टीम का मेरे पास एक प्रपोजल आया कि हमें चुनाव लड़ना चाहिए। और जो कि संगठन की सर्वोच्च भूमिका के रूप में मैं बैठा हूँ, तो अपनी टीम के साथियों के द्वारा दिए गए परामर्श को, विचार को मद्देनजर रखते हुए उस पर कोई फैसला भी मेरे को लेना था। पहले टीम के साथियों के द्वारा मेरे नाम को ऊपर किया गया कुरुक्षेत्र लोकसभा से, बड़ा सपोर्ट मिला कुरुक्षेत्र लोकसभा की टीम से, परंतु मैंने ये कहा कि टीम को आगे बढ़ना चाहिए जी। तो आज हमने फैसला लेके पूरी राष्ट्रीय कार्यकारिणी ने मंथन करते हुए 2 लोगों के नाम फाइनल किए। उसमें एक कैथल से जो हमारे पुंडरी हलका के प्रभारी हैं चौधरी जगदेव विशियर दुशैन गांव से पढ़ते हैं, उनका नाम फाइनल किया। और दूसरा संगठन ने मेरी पत्नी एडवोकेट सोनिया तंवर का नाम फाइनल किया। देखिए, देश के अंदर जो सर्वोच्च चुनाव है, जिसको जो प्रधानमंत्री को चुनता है, जो देश की नींव रखेगा, देश को चलाएगा 5 साल के लिए, उस लोकतंत्र के त्योहार के अंदर अगर आपकी आहुति ना डले तो वो त्योहार भी फीका है। वोट तो हमें किसी ना किसी को डालनी है, बट डिपेंड करता है कि वो वोट जिसको डाला जाए वो कैसा है। आज अगर अनपढ़ लोग, क्रिमिनल लोग, भ्रष्टाचारी लोग ही अगर चुनाव में उतरेंगे तो वोट तो आप डालोगे किसी ना किसी को जी। विकल्प की राजनीति आज तक मेरे भारत देश के अंदर ना के बराबर हुई है, जिसकी वजह से रिपीट द रिपीट वही लीडर आते हैं, उनके बच्चे आते हैं जिनके नसों के अंदर, रगों के अंदर भ्रष्टाचार का खून मिल चुका है। जो लोग मुंह के अंदर पैसा कैसे खाना है, गरीबों के मांस को कैसे नोचना है, उनके हक अधिकारों को कैसे नोचना है, जमींदारों की जो एमएसपी का कानून है उसको कैसे लूटना है, मनरेगा की मजदूरी को कैसे खाना है, ये चीजें उनको एज ए फ्रूट, एज ए उनको सैलेड, एज ए उनको ड्राई फ्रूट के रूप में मिलती हैं कि आपको ये खाना है तब आपका पेट भरेगा। और विकल्प नहीं हम देने में हमेशा नाकामयाब रहे, जिसकी वजह से हमारे देश को वो लूट कर खा गए। मेरे को बड़ी अच्छी खुशी हुई कि हमारी टीम ने ये प्रस्ताव रखा। और देखिए, नाम हमारा ऐसी खाप की तरफ से हो सकता है, पर इस हरियाणा प्रदेश के अंदर आज हमारा सभी जाति और सभी धर्मों के लोगों के साथ अच्छा प्यार प्रेम है, सभी के साथ राम राम है, सभी के साथ जय भीम है, सभी के साथ दुआ सलाम है। आज सड़क पे चलता हुआ कोई आदमी ये नहीं कह सकता कि भाई इसको गाली दो। तो जैसे कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने कहा था, शिक्षित बनो, संघर्ष करो, तो आज आपको लगता है कि जो हमारा मुकाम जो हमें दिया गया है उस अधिकार के लिए हम पूरी तरीके से सक्षम हैं? देखिए, बाबा साहब ने जो ये 3 बात कही थी, शिक्षित बनो, संघर्ष करो, संगठित रहो, ये केवल ऐसी बात नहीं थी कि ये केवल ऐसी कम्युनिटी के लिए थी, ये प्रत्येक उस शोषित व्यक्ति के लिए थी, उस दबे कुचले व्यक्ति के लिए थी जिनके हक अधिकारों को राजनीतिक पार्टी के घरानों ने खा लिया, उनके परिवारवाद ने खा लिया। ये सब के लिए था, जिसमें मैं भी हूं, आप भी हैं, कमजोर एक जनरल कैटेगरी का आदमी भी है, एक जाट कम्युनिटी का भी है, एक ब्राह्मण का भी, एक चमार का, एक वाल्मीकि का, एक दानक का।
हर किसी में आर्थिक रूप से जो हिरार्की है वो सबके अंदर अवेलेबल है, बट हम डिपेंड ये करता है कि हम उसको खत्म कैसे करेंगे। सबको समान अधिकार की, जो समता के अधिकार की बात करी वो हमारे संविधान के अंदर की, वो संविधान अगर पूर्ण रूप से लागू कर दिया गया है तो ना तो कोई मेरे को चमार कहेगा, ना किसी को जाट कहेगा, ना किसी को ब्राह्मण कहेगा। जब तक आर्थिक रूप से जो डिफरेंस हमारे बीच में है, ऊंच नीच है, वो हमें एक दूसरे के साथ जातिवाद करने के लिए प्रेरित करता है और हमें एक दूसरे के साथ बैठने से दूर हटना। धन्यवाद। देखिए हमारे बीच में सोनिया तंवर जी, एक जो चुनाव हो रहा है वो चुनाव अब बड़ा इंटरेस्टेड होने वाला है, क्योंकि यहाँ पर एक जनरल सीट से जो है सोनिया तंवर जी भी अपने चुनाव मैदान में आई हैं। तो आगे आने वाला समय लोकसभा का क्या कहेगा, हम चलेंगे और फिर एक बार फिर आप लोगों से मिलेंगे। सभी दर्शकों को सादर नमस्कार, प्रणाम, जय हिंद, धन्यवाद।